गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है मेरी क्लास में। वुमेन क्रिमिनल लॉ का थर्ड सेशन वेडनेसडे का, और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी जेंडर जस्टिस। कल अपन बात कर रहे थे वुमेन क्रिमिनल लॉ के यूनिट सेकंड के सेकंड सब्जेक्ट और सेकंड टॉपिक पे, जो था सेक्सुअल हरासमेंट विद वुमेन एट वर्क प्लेस। मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन शोषण होता है, जो मॉलेस्टेशन होता है, उनका छेड़खानी होती है, वो रोकने के लिए नज़ीर आई विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011। इसमें जो मैंने कहा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, मतलब ये तो हो गया पार्टीज हो गई। विशाखा एक संस्था थी जो सामाजिक संस्था है जो महिलाओं के लिए उसने केस लड़ा, और राजस्थान राज्य मतलब स्टेट के विरुद्ध मामला लाया, और AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टेड है ना, AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टेड। और फिर मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया रिपोर्टेड 1997 मतलब 1997 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला, और पेज नंबर था 3011, मतलब इसके पेज नंबर 3011 पे आप इसको देख सकते हैं कभी भी। AIR में जो ऑल इंडिया रिपोर्टेड होते हैं ना, उस पर आप कहीं भी देख सकते हैं। इसलिए पूरे केस का नाम लिखा जाए तो बेहतर है, और उसको पूरा का पूरा याद कर लिया जाए, और याद करना मुश्किल बात नहीं है। आप 2-4 बार पढ़ते हैं, 2-4 बार लिखते हैं, तो वो हमको याद आसानी से हो जाता है। तो कल जो आपका यौन पीड़न का मामला था, जिसमें विशाखा बनाम जो था आपका विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, उसमें जो निकल के आए थे नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके सिद्धांत समझ में जो आए थे, मतलब जो दिशा निर्देश थे, जो गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, वो बात देख लेते हैं। उसके बाद जो अन्य 2 केसेस हैं और अन्य 3 केसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से करते हैं, और कोई अपना माइक चालू नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा इसका सब ध्यान रखेंगे। हम दूसरों का ध्यान रखें तो बाकी हम सब ठीक अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक जो राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद ये मामला लाया गया था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गाइडलाइन निकाली थी कि क्या करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, और न्यायालय ने कहा था कि सभी नियोक्ता जो एम्प्लॉयर हैं, अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं, या अगर कोई व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति है जो कार्य के प्रभारी है, मतलब जिनको अथॉरिटी बना दिया है, उनका कर्तव्य है कि वो देखें कि सामान्य दायित्व के निर्वहन में महिलाओं के प्रति यौन शोषण तो नहीं हो रहा, यौन उत्पीड़न के मामले तो नहीं आ रहे हैं, और उसके लिए उनको समुचित कदम उठाना चाहिए। इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि ऐसा कोई मामला पहले से आए, ना आए, ऐसा कोशिश करना चाहिए वहाँ। और ये था यौन पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना, मतलब अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेसली कोई नहीं कहेगा। निम्न बात में शामिल थी शारीरिक संबंध और का प्रस्ताव बनाने की बात, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन संबंध के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन संबंधी छीटाकसी करना, और अश्लील साहित्य आदि कोई अन्य शारीरिक मौखिक या अन्य संबंधी मौन आचरण से दिखाना आदि रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। दूसरा बताया था मैंने, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन संबंधी नियम या विनियमों में यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी नियम शामिल किए जाना चाहिए, और ऐसे दोषी पाए गए व्यक्तियों को समुचित दंड की व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा था कि प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के संबंध में, जो प्राइवेट क्षेत्र के एम्प्लॉयर है, उनके संबंध में औद्योगिक नियोजन मतलब इंडस्ट्रियल जो है, स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम 1946 के अधीन स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसे निषेधों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये था। और चौथा था, मतलब उसमें D पॉइंट था, महिलाओं को काम मिले, आराम मिले, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की चीज़ समुचित व्यवस्था वहाँ पे हो जहाँ पे वो काम करती है। उसको विद्वेषपूर्ण माहौल नहीं मिलना चाहिए, और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अलाभकारी पद पे है, मतलब उसको लाभ नहीं मिल रहा है, बाकी सबको लाभ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा था कि जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, तो नियोक्ता का कर्तव्य है कि उस विधि के अंतर्गत उसको लाए और उनको दंडित करवाए। और तीसरा था यौन पीड़न की शिकार जो महिला है, यदि वह चाहे तो उस व्यक्ति को जिसने उसके साथ यौन पीड़न किया है, वो उसका ट्रांसफ़र करवा सकती है, या खुद का ट्रांसफ़र करवाने में वो सक्षम रहेगी। ये सब था। और उसके लिए न्यायालय ने कहा भी था कि डायरेक्ट 32 के माध्यम से मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, और जब तक इससे संबंधित विधि का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक विधानमंडल क्या करे, उससे संबंधित विधि, कोई विधि माने जो ये दिशा निर्देश हैं। इसलिए विधानमंडल और कार्यपालिका का कर्तव्य है कि इससे संबंधित विधान जल्दी से लेके आए।
भाई मैंने आपको कहा था कि दो केसेस हैं, 3 केसेस हैं जो इससे संबंधित हैं, जो डिसाइड हुए थे इसको आधार मान के। तो पहला देखते हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम A.K. चोपड़ा, AIR आपका 1999 सुप्रीम कोर्ट 625 था, है ना। और दूसरा मामला था महिलाओं से छेड़छाड़ का, जो था पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम S. सामुथी राम, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 14। और एक और मामला था इसमें मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ, AIR 2013 SC 93। सबको तो नहीं लूंगा मैं, पहला एक ले लेता हूं, बाकी सब में दिशा निर्देश न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के लिए और उनके आधार पर उनको डिसाइड किया है। तो पहले इसको अपन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। तो इसको अपन देख लेते हैं, इसको अपन देखते हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस A.K. चोपड़ा, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 625 is the first case in which the Supreme Court applied the law laid down in the case of विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब ये पहला केस है जिसमें जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जो गाइडलाइंस थी उसको लेट डाउन किया, अप्लाई किया है न्यायालय ने, एंड अपील्ड द डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द Delhi based apparel export promotion council who was found guilty of sexual harassment of a subordinate female employees at the place of work on the ground that is violated her fundamental rights guaranteed by Article 21 of the Constitution। मतलब आर्टिकल 21 के द्वारा जो दैहिक स्वतंत्रता का और अपना काम करने का जो अधिकार दे रखा है उसमें दखल की और सेक्सुअल हरासमेंट किया महिला का जो कर्मचारी थी, कहाँ पे, अपैरल कौन सा है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, वहाँ का जो कर्मचारी था उसका उच्च पदाधिकारी था, उसने उसको समोलिस्टेशन करने की कोशिश की है और उसके आधार पर सिद्ध होता है तो उसको पनिश किया जाता है। उसके बारे में ये केस है। वहीं आर्टिकल 21 के बारे में उन्होंने कहा कि इसका वायलेशन किया था। द रिस्पोंडेंट वाज वर्किंग एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जो पदाधिकारी है वो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन है, उसका निजी सचिव है और वो एक प्राइवेट कंपनी है ना। ही ट्राइड टू मोलेस्ट आ वुमेन, वो ट्राई करता है क्या, मोलेस्ट वुमेन, महिला का शोषण करने के लिए, एम्प्लॉयज ऑफ द काउंसिल हु वाज वर्किंग एज अ क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो महिला एक क्लर्क कम टाइपिस्ट है वो उसके अंडर में काम करती है उसी कंपनी में, और ये निजी सचिव है चेयरमैन का, और वो उसके साथ मोलेस्ट करने की या शोषण करने की, छेड़खानी करने की कोशिश करता है। आगे लिखते हैं वो, मतलब जो डिसाइड, तो अभी क्या है, स्टोरी है किसकी, केस की, उसमें डिसाइड न्यायालय ने क्या किया वो अलग है। शी वाज नॉट ट्रेन टू द टेक डिक्टेशंस, मतलब वो स्तुत्र लेखन लिखने की अभ्यासी नहीं थी। उसके बाद भी उसने क्या किया, द रिस्पोंडेंट हाउएवर इंसिस्टेड दैट शी go with him to the business center at Taj Place होटल फॉर टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम द चेयरमैन। जो चेयरमैन साहब डिक्टेशन करने वाले हैं उसको लेने के उसके लिए उसके साथ चले, ठीक है, उसको वो इंसिस्ट करता है, एंड टाइप आउट द मैटर, और उस मैटर को टाइप आउट करके दे, लिख के दे। होता है जब कोई मामला लाया जाता है तो कोई एक वादी होता है, दूसरे के खिलाफ मामला लाता है, वो प्रतिवादी है, ठीक है। अब वादी मान लो जीत गया और प्रतिवादी को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो उससे ऊपर वाली कोर्ट में अपनी अपील में जाता है। अपील में गया तो अब जो प्रतिवादी था वो वादी हो गया और जो वादी था वो प्रतिवादी हो गया। द रिस्पोंडेंट हाउएवर इंसिस्टेड दैट शी गो विथ हिम टू द बिजनेस सेंटर। जब उसको इंसिस्टेड किया गया तो वो महिला उसके साथ गई है ना। टेक डिक्टेशन फ्रॉम द चेयरमैन while she was waiting for the director, जब वो इंतजार कर रही थी डायरेक्टर का, in the room the respondent tried to sit too close to her and despite her objection did not give up his objectionable behavior। और उसके साथ नज़दीक बैठता है, सटके बैठता है, उसको छूने की कोशिश करता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है, और वो जो कि ऑब्जेक्शनेबल था बिहेवियर उसका। आफ्टर टेकिंग द डिक्टेशन, जब डिक्टेशन ले ली गई, डिक्टेशन उसने खुद ली है, वो डिक्टेशन करता है। अब the respondent told her to type it the
it at the business center of the Taj Hotel, which was located in the basement of the। अब वो क्या था, उसने जब डिक्टेशन हो गया तो वो चाहता है कि वो उस डिक्टेशन को का टाइपिंग करके दे, और जो टाइपिंग कहाँ होगी, उस होटल की बेसमेंट में। और जहाँ बेसमेंट में वो अब उसको अकेली पाता है, अकेली पाके फिर से ट्राई करता है उसके पास नज़दीक बैठने की, और नज़दीक बैठ के उसको छूने और उसको परेशान करने की कोशिश करता है। वहाँ से वो बस जाती है, ऐसे से कर लेती है। अभी मैं इसको पढ़ नहीं रहा, मैं सीधा बता देता हूँ आपको। उसके बाद वो क्या होता है, जब वो लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है बेसमेंट से, तो फिर ये उसको अकेले में पाके फिर उसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है। तो महिला जो इमरजेंसी कॉल है, बेल है, उसको दबा के जस्ते से बसती है, और उसकी शिकायत वो उस चेयरमैन से करती है। चेयरमैन से करती है। वो कहती है हाँ, क्या लिखा है, वो कहते हैं According to her, she respondent had tried to molest her physically in the lift, also while coming to the basement, but she saved herself by pressing the emergency buttons। ठीक है, और she orally narrated the whole incident, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है वो उसको orally मतलब जुबानी अपने उसको बॉस को बताती है, डायरेक्टर को बताती है, एंड सबमिटेड ए रिटन कंप्लेंट आल्सो, और एक रिटन कंप्लेंट भी सबमिट करती है। अब द रिस्पोंडेंट वाज सस्पेंडेड, वो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, एंड अ चार्ज शीट वाज सर्व्ड ऑन हिम, और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार किया जाता है। द रिस्पोंडेंट डिनाइड द एलिगेशन, वो किसको डिनाई करता है, सारे एलिगेशन जो आक्षेप हैं, आरोप हैं, सब झूठे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। कहता है सैड दैट दे वर इमेजिनरी एंड मोटिवेटेड, सोची समझी बात है, सिर्फ कल्पना है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहीं द इंक्वायरी ऑफिसर फाउंड द चार्जेस लेबल्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो देखता है कि जो चार्ज लगाए गए हैं वो चार्ज कैसे हैं, सही पाए जाते हैं। तो क्या होता है, वो प्रूव भी हो गए हैं। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्रीड विद द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर एंड इम्पोज द पनिशमेंट ऑफ रिमूविंग हिम फ्रॉम सर्विस, उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसको जो आपके अनुशासन समिति है वो देखती है कि वो गिल्टी पे है। तब व्यक्ति द सुप्रीम कोर्ट हिल दैट द एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसका जो एक्ट है वो कैसा है, हाँ उसके एक्ट को ऐसा पाता है, वाज होली, कैसा एक्ट है, वाज होली अगेंस्ट मोरल सेंसेशन डिसेंसी एंड वाज ऑफेंस टू फीमेल subordinates modesty and undoubtedly amounted to sexual harassment। उसका ऐसा करते हैं, जो भी उसने सब किया है, छेड़खानी की है, उसको परेशान करने की कोशिश की है, उसके पास सट के बैठने की कोशिश की है, उसके मना करने के बाद भी ऐसी कोशिश की है, तो वो सारा का सारा होल जो उसका क्रियाकलाप है काय में आता है, सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। विद द ग्रेविटी ऑफ हिज ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर एंड वैलिड, द कोर्ट हिल्ड दैट इन अ केस इन्वॉल्विंग चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और अटेम्प्ट टू सेक्सुअल मोलेस्ट, मतलब उसका था सेक्सुअल हरासमेंट है और दूसरा उसने अटेम्प्ट किया है मोलेस्ट करने का। प्रॉपर यदि उसका मीनिंग देखा जाए इंग्लिश का मीनिंग दिया तो मोलेस्टेशन मतलब छींटा कसी या उसको छेड़खानी है, या छेड़खानी सही शब्द है, और छेड़खानी सेक्सुअल छेड़खानी है तो वो आपकी काय में आ जाएगी, सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगी। तो इस केस में उन्होंने डिसाइड किया है और उसके बारे में उन्हें आगे लिखा भी है। ऐसे मामलों में वास्तविक रूप से छेड़खानी करना या शरीर छूना आवश्यक नहीं है, ठीक है, इसके शरीर छुए जाए यह आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि छेड़खानी जो मोलेस्टेशन है शब्द का विस्तृत अर्थ लगाया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले के सभी तथ्यों को मिलाकर देखने से यही निष्कर्ष निकलता था कि प्रत्यर्थी का आचरण एक सभ्य व्यक्ति का आचरण नहीं था और उसका कृत्य शोषण का था, अतः नौकरी से उसे पदच्युत करने का दंड सर्वथा विधिमान्य था। न्यायालय ने कहा कि कार्य के स्थान पर यौन शोषण की प्रत्येक घटना से महिला कर्मचारी के अनुच्छेद 21 और 14 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसे रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मानवाधिकारों की अवहेलना के मामले में न्यायालयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखों तथा कन्वेंशंस के अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से लागू करना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, मतलब जितने भी प्रकार के विभेद हैं जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं उस पर भी एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके बारे में आपको मैंने जेंडर जस्टिस एंड फैमिली जस्टिस वाले जुस्प्रूडेंस वाले लेक्चर में बताया भी था, जो 1979 का था। उसमें घोषणा थी इस मामले में, बीजिंग घोषणा पत्र था जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लेग सभी राज्यों को महिलाओं के प्रति भेदभाव
को रोकने तथा उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए समुचित उपाय करने का निर्देश देते हैं। तो ये जो केस था, जो कैसा था, जिसमें महिला अकेले में है या काम कर रही है, उसको अकेले में पाके उसके साथ मॉलेस्टेशन, छेड़खानी करने की कोशिश की जाती थी, उसको सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की जाती थी। और इस मामले में विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य के नज़ीर के आधार पर उसको दंडित और पनिशमेंट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके साथ जो दंडित किया गया है उस कंपनी के चेयरमैन द्वारा बिल्कुल सही किया गया है, अनुशासन समिति द्वारा जो दंडित किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। तो ऐसा कंपनियों को किया जाना चाहिए। वहीं दूसरा केस था महिलाओं से छेड़खानी, पुलिस उप निरीक्षक बनाम एस सामुथी राम का मामला था। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा एवं सम्मान से रहने का अधिकार है। और व्यक्ति मतलब उसमें महिला शामिल है। महिला को व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। व्यक्ति, महिला और जो महिलाएं हैं वो व्यक्ति हैं, और पुरुष भी व्यक्ति हैं। और कई बार जो आपकी मूर्तियां हैं, कंपनियां हैं, ये व्यक्ति शब्द में आती हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा आप जब पढ़ेंगे वो क्या कहते हैं जुस्प्रूडेंस, तो उसमें व्यक्ति शब्द की परिभाषा बृहद दी गई है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन एराइज किया था, किसी ने हाथ ऊपर किया था, क्या क्वेश्चन है बेटे? अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार है यौन पीड़न जैसे कि महिलाओं से छेड़खानी, छेड़छाड़ अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 के अधीन गारंटी किए गए अधिकार के अतिलंघन के तुल्य है। फिर केस नंबर 2 की जो था पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम एस सामुथी राम का था। इस मामले में भी आर्टिकल 14-15 की बात की गई थी कि इनका वायलेशन होता है यदि महिला का मोलेस्टेशन किया जाए। यौन पीड़न जैसे कि महिलाओं से छेड़छाड़ अनुच्छेद 14 तथा 14 मतलब समता का अधिकार, छेड़खानी की जा रही है उनकी परिस्थिति के अनुसार, तो वो क्या 14 का उल्लंघन है। 15 के अधीन विधायन की अनुपस्थिति में, 15 के अधीन मौलिक अधिकार 15 के अधीन गारंटी किए गए अधिकार के अतिलंघन के तुल्य है। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रभावी विधायन की अनुपस्थिति में, प्रभावी विधायन मतलब एक लॉ नहीं है प्रॉपर। परिवाद भारतीय जनसंहिता की धारा 294 मतलब 294, सेक्शन 294 और सेक्शन 509 जो आईपीसी की धारा है उसके अधीन उनको मामला चलाया जाता है। सेक्शन 294 जो है आईपीसी का अश्लील कार्य और गानों से संबंधित है, जिसमें जो डेफिनेशन है वो है जो कोई का किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा अथवा खा किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पावड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मंथ की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 294 है। और सेक्शन 509 है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या कोई अंगविक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 509 के आधार पर अभी मामला चलाया जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट संबंध मामला है। तो उन्होंने कहा कि ये सेक्शन है 294 और 509। 294 में आपका अश्लील गाने और पावड़े हैं और 509 में अंग विक्षेप है जिससे महिला को दिखा के सुना के उसको उसकी मोलेस्टी या उसके साथ छेड़खानी की जाती है, तो उसके आधार पर दंडित करने का प्रावधान किया जाता है। ये लॉ एक लॉ के अभाव में है, जो लॉ नहीं है उसके लिए विधान के अभाव में इनसे काम चलाया जाता है। वहीं न्यायालय ने 2 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उपयुक्त विधान बनाने से पूर्व लोकहित में अनुगमित निर्देश दिए जाने का आवश्यक समझा। किस मामले में? ये मामले पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम एस सामुथी राम वाले मामले में, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 14 के मामले में। क्या थे वो सिद्धांत मैं बता देता हूं वो फटाक से, ध्यान से सुनना और अपने माइक बंद करके रखना। नंबर 1, सभी राज्य सरकारें मतलब ऑल स्टेट्स है ना गवर्नमेंट की, संघ क्षेत्र चाहे सेंट्रल हो, बस अड्डों मतलब बस स्टैंड, बस स्टॉप हो जहां बस स्टॉप होते हैं, रेलवे स्टेशनों
मेट्रो स्टेशनों, सिनेमा, थिएटरों, शॉपिंग मॉलों, पार्कों, समुद्री किनारों जो बीचेज होते हैं, लोक सेवा गाड़ियों, पूजा के स्थानों आदि पर सादे वस्त्रों में महिला पुलिस अधिकारियों को लाएंगे, जिससे कि वे महिलाओं से छेड़छाड़ को मॉनिटर तथा पर्यवेक्षण कर सकें। मतलब सादी वेशभूषा में महिला पुलिस अधिकारी ऐसे स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थान हैं, जिन जैसे मैंने आपको बताए, वहां पे चुपके से रहेंगी और देखती रहेंगी एक्टिविटीज़ की कि महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। यदि होती है तो उसको देखेंगी, रोकथाम करेंगी, पर्यवेक्षण करेंगी और उसका मॉनिटर करेंगी। ये कौन करे? राज्य सरकारें करें, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करें, ऐसा निर्देश इसमें दिया गया। सेकंड था, राज्य सरकार तथा संघ क्षेत्र जो हैं सभी ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी लगाएं। मतलब सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो अपने आप ही वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, भाई कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। और ऐसे स्थानों पे जो कि लोक स्थान होते हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जहाँ पे ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, तो वहाँ पे ऐसे किया जा सकता है, करके उनको रोका जा सकता है। तो जो स्वयं भयोत्पादक होगा और यदि पता लग गया तो अपराधी पकड़ा जाएगा। मतलब सीसीटीवी लग जाए तो आप जानते हैं कि हम थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, तो वो अपराधी भी सतर्क हो जाएंगे और ऐसे कार्यक्रम, ऐसी घटनाएं करने से वो डरेंगे। ये एक। और दूसरा, यदि करते भी हैं तो वो उसमें कैप्चर होने के कारण पकड़े जाएंगे, इसलिए इससे संबंधित व्यवस्था की जाए। तीसरा है, शिक्षा संस्थाओं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पूजा के स्थान जहाँ पे पूजा करने जाते हैं लोग, सिनेमा जहाँ पे लोग मूवीज देखने जाते हैं, थिएटर हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों के प्रभारी अपने परिसर के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए। इसके अलावा जो जिनके परिसर हैं, इंस्टीट्यूशन है, पूजा का स्थान, मंदिर है, जहाँ पे सिनेमा है या थिएटर है या मल्टीप्लेक्स हैं, तो उनके जो अधिकारी हैं या जिनके जो संस्थान हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने परिसर में अंदर आई महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उपाय करें और वे उचित समझें और परिवाद किए जाने पर निकटतम पुलिस स्टेशन या महिला सहायता केंद्र को सूचना अवश्य दें। मतलब ऐसा एक तो ध्यान रखें, यदि कुछ होता है ऐसा गड़बड़ तो उससे संबंधित परिवाद कंप्लेंट लाएं और दूसरे निकटतम पुलिस स्टेशन या महिला सहायता केंद्र से सहायता लेंगे तो ठीक रहेगा। वहीं फोर्थ है, यदि एक लोक सेवा गाड़ी में यात्रियों द्वारा, लोक सेवा गाड़ी मतलब जो पब्लिक कन्वेंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, या गाड़ी के प्रभारी मतलब जो गाड़ी का मालिक है, प्राइवेट गाड़ी हो सकती है, व्यक्तियों द्वारा महिला से छेड़छाड़ की कोई घटना की जाती है, ठीक है, तो क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा मतलब जो विक्टिम है या जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा शिकायत करने पर ऐसे गाड़ी का कर्मी दल मतलब क्रू गाड़ी को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाएगा, ठीक है, तथा पुलिस को सूचना देगा। इसे करने में विफलता से, और यदि ऐसा नहीं करता है वो कर्मी दल जो गाड़ी में काम कर रहा है, महिला काम कर रही है, और यदि वो ऐसी घटना घट रही है, उनके पास शिकायत आती है और वो उससे संबंधित काम नहीं करते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते हैं, तो ऐसी गाड़ी का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, उसका लाइसेंस जो है, परमिट जो है, निरस्त कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट उन्होंने इंडिकेट किया था, राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र विभिन्न नगरों तथा कस्बों में महिला हेल्पलाइन स्थापित करें। मतलब हेल्पलाइन नंबर हो जिससे कि 3 मास के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ 3 माह के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकी जा सके। मतलब ये इतनी जल्दी से इतना एक्टिव कर लिया जाए कि 3 महीने के अंदर सारी की सारी इस टाइप की एक्टिविटी जो महिलाओं के साथ हो रही है नगरों में और कस्बों में, और उनका हेल्पलाइन नंबर रहेगा जिसके माध्यम से इसको रोका जाए। तो 3 महीने का समय दिया था, 3 महीने में ऐसी सारी घटनाएं रुकनी चाहिए। सभी लोक स्थानों पर जिनमें शिक्षा संस्था के परिसर, बसें, अड्डे, रेलवे स्टेशन, सिनेमा थिएटर, दावत समारोह, समुद्री किनारे, लोक सेवा गाड़ियां तथा पूजा के स्थान आदि भी आते हैं, महिलाओं छेड़छाड़ से सतर्कता प्रदर्शित करने वाले उपयुक्त बोर्डों को लगाना चाहिए। मतलब जगह जगह बोर्ड लगे हों कि भाई मोलेस्टेशन कानून अपराध है, ऐसी घटनाएं नहीं करें, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं नहीं हो, महिला को सुरक्षित रखा जाए, ऐसे बोर्ड और होस्टिंग और पोर्टल लगाए जाएंगे। निकलने वाले लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि वे इस प्रकार की घटना की जानकारी होने पर पीड़ित को अपराधों से बचाने के लिए निकटतम थाने, मतलब कोई रास्ते में जा रहे हैं और किसी महिला के साथ इस टाइप से कोई घटनाक्रम हो रहा है तो लोग निकल जाए नहीं, लोगों को जागरूक हों और ऐसी सूचना हेल्पलाइन के माध्यम से या पुलिस स्टेशन में दें ताकि महिला का बचाव हो सके, महिला पर होता हुआ अत्याचार रुक जाए। और 8वां था, राज्य सरकार ने संघ क्षेत्र संबंधित प्राधिकारियों को, जिसमें जिला कलेक्टर हो तथा जिला पुलिस अधीक्षक भी, मतलब कलेक्टर, एसपी, उपयुक्त निर्देश देकर समुचित तथा प्रभावकारी उपाय करेंगे जिससे कि महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को प्रभावी तथा उचित उपायों द्वारा रोका जा सके। मतलब टोटल न्यायालय का यह था निर्देश कि घटनाएं रुकनी चाहिए और उसमें सभी पूरा प्रशासन का महकमा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने निश्चित करें कि इससे संबंधित विधान बने। विधान नहीं बनना जब तक इनको इस निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करके उनको सारी छेड़खानी को रोका जाए।
एक केस और है इसमें जिसको मैं पढ़ देता हूं बस। मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 93, ये भी आपका इसी पर डिसाइड था आपके विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3011 पे। तो अपन ने आज सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंप्लीट कर दिया है। अगले सेशन में अगले मंडे में अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे किसका, वुमेन क्रिमिनल लॉ का यूनिट 2 का अगला पार्ट जो भी होगा वो अपन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।